अब वे दिन नहीं रहे जब मेरिया की गिनती सैकड़ों से आरंभ होती थी, वे भी नहीं जब वह अकेली इकाई को इकाई समझने लगी थी। अब तो यदि डॉलर इकाई है तो उसकी गिनती सेंट से आरंभ हो जाती है और सेंट ही में संपूर्ण हो जाती है। और वह देगी $500 अपनी गिनती की असंख्य संपत्ति। मेरिया के माँ बाप सेंटियागो के पहाड़ी प्रदेश में बड़े जमींदार थे। यद्यपि उनकी समृद्धि को बीते वर्षों हुए जान पड़ते हैं, तथापि मेरिया को कभी कभी यह विचार आता है, अभी कल ही तो वे दिन थे। हवाना शहर के आसपास देहात में मेरिया के पिता की बहुत सी जमीन थी जिसमें गन्ने बोए जाते थे, किंतु कुछ वर्षों से जब से अमेरिका के चीनी के व्यापारियों और मजदूरों तक ने क्यूबा से चीनी के आयात का विरोध किया और देशभक्ति की आड़ लेकर लड़ने को तत्पर हुए, जब से अमेरिकन सरकार ने उनका मान रखने के लिए और अपनी छूछी जातिभक्ति या देशभक्ति की शान रखने के लिए क्यूबा से आने वाली चीनी के आयात पर कर बढ़ा दिया, तब से धीरे धीरे उनकी जमीन घटने लगी और उनका साहस भी टूटने लगा। मेरिया को वह दिन याद है, यद्यपि बहुत देर से, ऐसे जैसे पिछले जीवन के सुख दुख याद आ रहे हों, जब उसके पिता ने आकर एक दिन थके हुए स्वर में मेरिया की माँ से कहा, रोजा, हम लुट गए हैं, दिवालिया हो गए हैं। उस बात को 2 वर्ष हो गए। उसके बाद ही वह दिन भी आया जब सेंटियागो में उनका मकान भी बिक गया और वे एक साधारण परिवार बनकर हवाना आए मजदूरी करने के लिए। वह दिन भी जबकि मेरिया का पिता एक दिन गन्ने के खेत की निराई करते करते लू लगने से मर गया और उसके कुछ ही दिन बाद मेरिया की माँ भी, जो सब कष्ट और क्लेश सहकर भी अभिमान की चोट को नहीं सहार सकी थी। तब से मेरिया और कारमेन उस घर में रहती हैं। वे दोनों मजदूरी नहीं करती। अब मजदूरी करने से उतना भी नहीं मिलता जितने के उसमें नित्य कपड़े ही घिस जाते हैं, खाने की कौन कहे। इसलिए मेरिया अब कभी कभी किसी अमेरिकन यात्री के यहाँ एक आध दिन सेवा करके कुछ कमा लेती है और उसी पर तोष कर लेती है। इस सेवा में कभी कभी किसी यात्री को सूझता है कि मेरिया तो सुंदरी है। तब मेरिया डरती नहीं, छिपती नहीं, सह लेती है और अपना वेतन कमा लेती है, क्योंकि नैतिक तंत्र तो काल और परिस्थिति के बनाए होते हैं और प्रत्येक काल में जैसे ऊंचाई की एक सीमा सी होती है, वैसे ही निचाई की भी। और मेरिया समझती है कि वर्तमान परिस्थिति में वह कम से कम पतित नहीं, झूठी नहीं है। सीपी जब समुद्र में पड़ी होती है तब उसकी गति अबाध होती है और वह अस्पृश्य। जब वह तीर पर पड़ी सूखती है तब लोग उसके बाह्य आकार को छू लेते हैं, सहला लेते हैं, पर उससे उसके अंदर छिपा हुआ जीव आहत नहीं हुआ, वैसा ही अस्पृश्य रहता है। फिर एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब सूखे उत्ताप से छटपटाकर सीपी अपना बाह्य कठोर कवच खोल देती है, तब लोग उसके भीतर से मुक्तावनी लूट ले जाते हैं। तब उसका कवच कहीं पड़ा रहता है और उसके जीव को कोय नोच ले जाते हैं। मेरिया विधवा थी, पवित्र थी, अछूती थी। उसका विवाह उसके पिता ने अपने पड़ोस के एक उच्च कुल के निकम्मे युवक से कर दिया था, जो विवाह के कुछ ही दिन बाद मर गया था। उसके बाद ही मेरिया के माता पिता सकुटुंब हवाना आए और दोनों लड़कियों को छोड़ पर लोग सिधारे थे, जहां शायद चीनी पर विदेशी कर नहीं लगता था। तब पहले कुछ दिन मेरिया ने मजदूरी भी की थी, पर फिर यात्रियों की टहल करने लगी थी। यात्री उससे अधिक कुछ नहीं मांगते थे, अधिक से अधिक एक मुस्कान, हाथों का स्पर्श, एक कोमल संबोधन। इतने के लिए वह इनकार नहीं करती थी, उपेक्षा से देती थी और अपनी मजदूरी ले जाती थी। इससे आगे उसके भी एक कठोर कवच था, तीर पड़ी सीपी की तरह, और वह सोचती थी कि उसका कौमार्य सदा ऐसा ही अक्षत रहेगा। एक बार ऐसा हुआ था कि वह इस गीत को बदलने लगी थी, वह अपने को उत्सर्ग करने लगी थी। अपनी ओर से वह उत्सर्ग हो भी चुकी थी, शायद स्वीकृत भी, पर यदि ऐसा हुआ था तो न वह उत्सर्ग चेष्टा ही व्यक्त हुई थी और न उसकी स्वीकृति ही। वह पिछले साल की बात है। तब मिगेल उसके पड़ोस में रहता था। वह स्वयं गरीब था और मजदूरी करता था, किंतु वह मेरिया के छिपे अभिमान को समझता था। कभी कभी वह मेरिया की अनुपस्थिति में आता, कारमेन से बातचीत करता और उसके लिए खाने पीने का बहुत सा सामान छोड़ जाता। कारमेन स्वयं खाती तो मिगेल कहता, रख लो, बहन के साथ खाना, और कारमेन इस उपदेश का औचित्य देखकर इसे स्वीकार कर लेती। इसी प्रकार मिगेल हर दूसरे दिन कुछ भेंट छोड़ जाता, जिससे दोनों बहनों का एक दिन का खर्च बच जाता। तब एक दिन मेरिया ने उसे मना करने के लिए उसका सामना किया था और तब से फिर सामना कर सकने के अयोग्य हो गई थी, बिक गई थी।
मेरिया मिगेल से बात बहुत कम करती। वह आता और कार्मेन से बातें करता, हंसता खेलता और मेरिया उनकी तरुण माता की तरह ही उन्हें देखा करती। पर कई बार उसे विचार होता, मिगेल के कार्मेन के साथ खेलने में एक प्रेरणा है, उसकी बातचीत में एक आग्रह, उसकी हंसी में एक सहानुभूति, जो कार्मेन को दी जाकर भी उसकी ओर आती है, उसी के लिए है। तब वह लज्जित भी होती, पुलकित भी, और एक विषण आनंद से और भी चुप हो जाती। और यह सब इसलिए कि उसकी अपनी सब प्रेरणाएं, अपने सब आग्रह, अपनी सब सहानुभूति एक ही रहस्यपूर्ण अभिव्यक्ति में मिलेक की ओर जा चुकी थी। मिगेल में प्रतिभा थी, और प्रतिभावान व्यक्ति कभी एक स्थिर, व्यक्तिगत प्रेम नहीं पाता, चाहे अपने व्यक्तिवैचित्र्य से उसका अनुभव करने के अयोग्य होता है, चाहे भाग्य द्वारा ही उससे वंचित होता है। मिगेल और मेरिया भी ऐसे ही रहे। मिगेल हवाना के एक गुप्त मजदूर दल का अगुआ था। इस बात का पता लग जाने पर उसके नाम वारंट निकल गए और वह भाग गया। इस बात को भी 6 मास हो गए। और अब तो मिगेल महीने भर से मेंटाजास के फौजी जेल में पड़ा है। उसे पता नहीं क्या होगा, शायद बिना मुकदमे के ही वह फांसी लटका दिया जाएगा। क्योंकि अब है मैकाडो का राष्ट्रपितृत्व, जो कि अमेरिकन छत्रछाया से भी बुरा है, क्योंकि मैकाडो दास ही नहीं, वह अधिकार प्राप्त दास है। इसलिए अधिकारी से अधिक क्रूर और हृदयहीन है। आज अगस्त 1933 में, जब प्रजा पहले ही भूखी मर रही है, तब उसके बचे खुचे जीविका के साधन भी छीने जा रहे हैं, और इतना ही नहीं, जो इस भूखी मृत्यु का विरोध करते हैं, उन्हें सबसे पहले चुन चुन कर मारा जा रहा है। हाँ, सभ्यता और प्रति। मेरिया ने मिगेल को अपनाया नहीं था, शायद इसलिए मिगेल का एक चिन्ह मेरिया के पास सदा रहता है, उसकी 12 वर्षीय बहन। मेरिया का प्रेम मौन था, कार्मेन का स्नेह अत्यंत मुखर, क्योंकि वह प्रेम नहीं था, वह था एक पूजा मिश्रित अधिकार, वैसा ही जैसा किसी बच्चे के मन में अपने देवता के प्रति होता है। कार्मेन न हर समय मिगेल का नाम जपती थी, हर एक परिस्थिति में उसके मुख पर एक ही प्रश्न आता था कि इसमें मिगेल को कैसा लगता, यहाँ तक कि जब वह रूखा सूखा खाना खाने बैठती, तब सर्वोत्तम खाद्य वस्तु बहुधा तो एक ही वस्तु होती, पर अंश निकालकर उसे एक अलग पात्र में रखकर पूर्वस्थ मेटांजास की ओर उन्मुख होकर कहती, यह मिगेल के लिए है। मेरिया हंसती, पगली, पर कार्मेन के कर्म से उसे ऐसा जान पड़ता है कि मिगेल की एक सकरुण सांस उसके पास से उसकी किसी लट को किंचित मात्र कंपित करती हुई, शायद उसके श्रुतिमूल को छूती हुई चली गई। वह जरा पीछे झुक जाती है, विश्रांति की मुद्रा में क्षणभर पलकें मींचकर एक छोटी सी सांस लेती और फिर प्रकृतिस्थ हो जाती। भोजन का अधिक मधुर जान पड़ने लगता और मेरिया को एकाएक ध्यान आता कि कार्मेन उसकी कितनी कितनी अत्यंत प्रिय। पता नहीं वह कार्मेन का अधिकृत प्रेम है या मेरिया के हृदय में मिगेल की अनुपस्थिति के रिक्त को पूरा करने वाला और अंततः मिगेल पर आश्रित भाव पर मेरिया उसे कार्मेन पर बिखेरती है और बड़ी आत्मविस्मृति से, या शायद आत्मविस्मृति के लिए ही, बिखेरती है। कार्मेन इसे जानती है। वह छोटी है, अबोध है, अपने इष्टदेव की पूजा में, अपनी वीर पूजा में खोरी हुई है, पर मेरिया को जानती है। वह जानती है कि उसका देवता का कुछ है और मरिया सर्वथा उसकी ओर, उसे इससे ईर्ष्या नहीं होती। प्रेम किसी न किसी प्रकार के प्रतिदान का इच्छुक होता है, चाहे वह प्रतिदान कितना ही वंचक और मारक क्यों न हो, इसीलिए प्रेम में ईर्ष्या होती है। पर पूजा भाव, विशेषतः वीर पूजा में प्रतिदान की इच्छा नहीं होती, इसीलिए उसमें विरोध की भावना नहीं होती। एक पुजारी अपने देवता के अन्य उपासकों से एक समीपत्व ही अनुभव करता है। और फिर कार्मेन यह भी तो समझती है कि स्वयं मेरिया की कितनी अपनी है, क्योंकि वह देखती है मेरिया के जीवन का कोई भी रिक्त अगर भरा है तो कार्मेन से ही। मेरिया ने मानो अपने प्राणसूत्र के सब तंतु सब ओर से समेटकर उसी में लपेट दिए हैं और उसी की आश्रित हो रही है। कार्मेन यह तो समझ सकती नहीं कि मेरिया की जीवनता कितनी अधिक उसके सहारे की आकांक्षी है, वह इसीलिए कि उसके भीतर कहीं घुन लग रहा है जो उसकी शक्ति को चूस जाता है और उसे बाह्य आश्रय के लिए बाध्य कर रहा है। कार्मेन समझती है कि मेरिया का उसके प्रति सच्चा स्नेह है और वह वास्तव में है भी सच्चा और विशुद्ध, किंतु वह स्वयंभू नहीं है, वह एक रिक्त की प्रतिक्रिया है। जैसे जब पैर में कहीं जूता चुभता है तब उस चुभन से उस स्थान की रक्षा के लिए एक फफोला उठता है और स्नेह से भरता है। वह फफोला भी सच्चा होता है और स्नेह भी, पर वह स्वाभाविक होकर भी स्वयंभूत नहीं होता, वह एक बाह्य कारण से, एक रिक्ति की या पीड़ा की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है।
इसे कार्मेन भी नहीं जानती, मेरिया भी नहीं जानती। क्योंकि जो स्वयं जीने की क्रिया में व्यस्त होते हैं, उन्हें जीवन के स्रोतों का अन्वेषण करने का समय नहीं होता, शायद प्रवृत्ति भी नहीं। मेरिया और कार्मेन के इस $5 मासिक के 7.5 आने रोज के जीवन में एक व्यक्ति और भी उलझा हुआ है। वास्तव में उलझा ही हुआ है, क्योंकि मिगेल तो उसका एक स्वाभाविक अंग है और यह व्यक्ति है एक पहेली, एक उलझन भी, जो विभिन्न अवस्था में शायद सुलझारी भी जा सकती और जो किसी भी अवस्था में उनके जीवन का आवश्यक अंग नहीं हुई न होगी। यह व्यक्ति है सेबेस्टियन। वर्तमान युग की गिनती में सेबेस्टियन से दोनों बहनों का परिचय बहुत दिन से है। वह भी किसी समय समृद्ध था, उसकी पत्नी मोटर में बैठती थी, उसके बेटे अभिजनों के स्कूल में पढ़ते थे। पर अब वह भी मजदूरी करता है और दिन भर खून पसीना एक करके भी अपना खर्च नहीं चला सकता, विशेषतः इसलिए कि अपनी स्त्री का तुषारमय उलाहनेब्रा मौन उससे नहीं सहा जाता। उसे देखकर वह कई बार किसी भयंकर आग से भर जाता है और बिल्कुल हृदयहीन एक मारक शस्त्र की तरह हो जाता है, अनुभूति, दया, आचार ज्ञान तक से परे, उठे हुए खांडे की तरह जो गिर ही सकता है और जिसके गिरने की नीतिशास्त्र नहीं नियंत्रित कर सकता। वह मिगेल का सखा था, सहयोगी था, विश्वासपत्र था। मिगेल के साथ सामान्य दारिद्र्य में बंधा था और मिगेल इस बंधन को ही सबसे बड़ा बंधन समझता था और इसी के कारण सेबेस्टियन का विश्वास करता था। पर मिगेल अकेला था और स्वच्छंद, सेबेस्टियन अपनी गृहस्थी के बंधनों में बंधा हुआ और सुरक्षित था। इसलिए मिगेल मित्रता में पूर्णतया बंध जाता था और सेबेस्टियन उससे घिरकर भी उसके भीतर एक आत्मनिर्णयाधिकार बनाए रखता था। मेरिया से मिगेल ने सेबेस्टियन का भी परिचय कराया था। मेरिया उन दोनों व्यक्तियों का अंतर देखती थी, किंतु सेबेस्टियन के प्रति मिगेल का आदर भाव देखकर अपने विचारों को दबा लेती थी। मिगेल उसका कुछ नहीं था, किंतु उसके बिना जाने ही उसका मन इस निश्चय पर पहुंच चुका था कि जो कुछ मिगेल का निजी है, वही उसका भी है। मिगेल चला गया, बंदी भी हो गया। मेरिया के जीवन में इससे कोई विशेष परिवर्तन प्रकट नहीं हुआ सिवा इसके कि अब बहनों को जो कुछ खाने पीने को प्राप्त होता है, वह मेरिया की अपनी कमाई का फल होता है, क्योंकि सेबेस्टियन उनकी कुछ सहायता नहीं कर सकता, वह स्वयं इसका आकांक्षी है। सेबेस्टियन और मेरिया अब कभी कभी मिलते हैं, बस। कभी मेरिया सेबेस्टियन के घर का स्मरण करके उसे अपने यहाँ रोटी खिला देती है। तब सेबेस्टियन कृतज्ञ तो होता है, पर उसके हृदय में स्वभावतः ही यह भाव उदय होता है कि इन बहनों के पास आवश्यकता से अधिक धन है, नहीं तो ये क्यों मुझे खिलाती, कैसे खिला सकती। बेचारे सेबेस्टियन के अब वे दिन नहीं थे जब वह सोचे, मैं किसी को खिला सकता हूँ। और उसका यह भाव उसकी कृतज्ञता के पीछे छिपा होने पर भी मेरिया को दिख जाता था। तब वह विषण्णसी होकर सेबेस्टियन के चरित्र को समझने की चेष्टा करती थी। वह उसके बहुत पास पहुंच जाती थी, किंतु पूर्णतया हल नहीं कर पाती थी। सेबेस्टियन उसके लिए एक उलझन रह जाता था जो सुलझ सकती है, यद्यपि अभी सुलझी नहीं, जो एक पहेली है जिसका हल है तो, पर अभी प्राप्त नहीं हुआ।